पर आई गेस अब हो जाएगा। सर अब आ रही है आपकी वीडियो। आ रही है वीडियो? यस सर आ रही है। ओके ओके। आ गई वीडियो। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है सबकी? इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? अब आ रहा है ऑडियो वीडियो? ऑडियो भी क्लियर है, वीडियो तो दिख रहा है मेरे को। ऑडियो इज क्लियर ऑल्सो? ऑडियो भी क्लियर है, सो ऑडियो इज ऑल्सो क्लियर। तो ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। चलिए ठीक है, तो कल क्या डिस्कस कर रहे थे हम? व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन? लास्ट पॉइंट क्या था हमारे डिस्कशन का? वी वर टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी लिमिट। So last of the point of discussion was consistency limit. In consistency limit, we have discussed about the significance of consistency limit. We have discussed different stages of consistency. Then we started with the first consistency limit, which was liquid limit. Liquid limit का आपको मतलब बता दिया था. Liquid limit was the minimum water content in which soil flows like a liquid or enters into liquid stage of consistency or behaves like a liquid. फिर हमने ये भी बोला था at liquid limit all the soil possess a negligible shear strength of 2.7 kilonewton per meter square, which can be just measured. Then we also discussed that at liquid limit, soil passes from liquid stage of consistency to plastic stage of consistency and vice versa. फिर लास्ट पॉइंट हमारा ये था कि फ्रॉम डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लास्ट पॉइंट हमारा ये था फ्रॉम डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, liquid limit may also be defined as the water content at which, or minimum water content at which, soil flows together by a distance of half inch exactly under the impact of 25 number of blows, where the height of the fall of the soil is 1 centimeter. तो यहाँ तक की एनालिसिस हमने कर ली थी. अब टिल हियर द एनालिसिस ऑफ द लिक्विड लिमिट वाज बीइंग डिस्कस्ड. अब सवाल ये है कि हम लिक्विड लिमिट निकालते कैसे हैं? हाउ डू वी फाइंड द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल? तो वो डिस्कशन हमें करनी है. दैट डिस्कशन इज टू बी कैरिड आउट. तो लिक्विड लिमिट कैसे निकाली जाती है उसकी एनालिसिस करनी है, और इसको डिफाइन कैसे किया है वो आपको मैंने बता दिया है. तो हाउ टू फाइंड लिक्विड लिमिट बिकम्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. तो डिटर्मिनेशन ऑफ द लिक्विड लिमिट इज टू बी एनालाइज्ड. तो डिटर्मिनेशन करनी है लिक्विड लिमिट की हमें. सो वी कैन से फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, तो हम बोल सकते हैं from determination, for determination of liquid limit, for determination of liquid limit, either ASTM tool or Casagrande tool is used. Either ASTM tool or Casagrande tool is used, or Casagrande tool is used. तो लिक्विड लिमिट निकालने के लिए या तो हम ASTM टूल यूज करते हैं या कैसेग्रेंडे टूल यूज करते हैं, और कैसेग्रेंडे टूल इज यूज. तो दोनों में से कोई एक टूल यूज होती है. अब करते क्या लिक्विड लिमिट के अंदर, उसको डिस्कस कर लेता हूँ. बाद में पूरी कहानी में आपको लिखवा दूंगा. आई राइट द एंटायर स्टोरी. पहले समझने की कोशिश करते हैं कि लिक्विड लिमिट को निकाला कैसे जाता है और कंसेप्ट क्या है इस लिक्विड लिमिट के डिटर्मिनेशन के अंदर. सो व्हाट वी डू, वी टेक अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ द सॉइल. हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी लेते हैं सॉइल की, 120 ग्राम होती है, विच इज पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन सीव. हमारे कोड के हिसाब से पूरा टेस्ट. तो हमने 120 ग्राम सॉइल का सैंपल लिया जो पास कर रहा है 425 माइक्रोन सीव से, और इस सॉइल के सैंपल के अंदर हमने पानी मिला दिया. वी एड द वाटर इनटू द सॉइल सैंपल, तो पेस्ट बन जाती है. इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द पेस्ट. अब इसमें से हम सैंपल उठाते हैं सॉइल का और इसको रख देते हैं एक पर्टिकुलर कप के अंदर. तो डिस्प्लेस द कप. ये टेस्ट सजेस्ट किया था कैसेग्रेंडे ने. तो अब एग्जैक्ट डायग्राम तो मैं बना नहीं पाऊंगा, पर फिर भी समझने के लिए कोशिश करते हैं. सो लेट्स सपोज ये हमारा सॉइल कप है. इसमें क्या किया हमने, सॉइल के सैंपल को प्लेस किया. हियर सॉइल सैंपल इज प्लेस्ड. तो हमने सॉइल का सैंपल लिया, उसमें पानी मिलाया, पेस्ट बनी. पेस्ट हमने इस कप में रख दी.
नाउ व्हाट वी डू, वी मेक अ स्टैंडर्ड ग्रूव इन दिस सॉइल सैंपल। ग्रूव का मतलब कट लगाते हैं। अभी सॉइल सैंपल के अंदर कट लगाया जाता है। अब कट लगाने के लिए हमारे पास दो टूल अवेलेबल है, एक ASTM टूल है और एक कैसेग्रेडे टूल है। दोनों में टेक्निकली क्या फर्क है अभी मैं आपको मेंशन करा दूंगा आगे। तो मैंने क्या किया, सॉइल के सैंपल में कट लगाया। अब जब सॉइल के सैंपल में कट लगाया, वो कट कुछ इस तरीके से दिखता है। दैट कट इज ऑब्जर्व टू बी समवॉट लाइक दिस। तो हमने इस सॉइल को रिमूव कर दिया, दिस सॉइल इज बीइंग रिमूव्ड। तो हमने सॉइल का सैंपल लिया, उसमें पानी मिलाया, पेस्ट बनी, पेस्ट को सॉइल कप में रखा, दैट इज प्लेस्ड इन द सॉइल कप। अब सॉइल के अंदर हमने ग्रूव बनाया, ग्रूव बनाया मतलब कट लगाया। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कट है। इसकी साइज स्टैंडर्ड होती है, बॉटम विड्थ, टॉप विड्थ, हाइट, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड है। क्या स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, दैट आई डिस्कस। देन ये हमारे नीचे बेस होता है, रबड़ का बेस होता है इसके नीचे। देन व्हाट वी डू, इसके पास हैंडल प्रोवाइडेड होती है। जो कप में है हैंडल प्रोवाइडेड है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है ये, इट्स नॉट द एग्जैक्ट डायग्राम। रुक जाओ, अभी शांति तो रखो, मेरी बात तो खत्म होने दो। अभी स्टार्ट किया नहीं सर, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर विल मिक्स, बात खत्म हो जाए उसके बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कोई डाउट बचता है तो पूछ लेना। तो हमने सॉइल का सैंपल लिया, उसमें पानी मिलाया, पेस्ट बनी, पेस्ट को कप के अंदर फिल किया। फिर हमने इसके अंदर कट लगाया विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड टूल्स विच आर अवेलेबल। कट कुछ इस तरीके से देखेगा आपको। सॉइल कप के नीचे हमारा हार्ड बेस पड़ा हुआ है, इसके साथ में हैंडल भी पड़ी हुई है। हैंडल को हम रोटेट करते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड से, क्या स्पीड है वो भी डिस्कस करेंगे आगे। जब आप इस हैंडल को रोटेट करोगे, ये सॉइल कप आके फॉल करेगा हार्ड बेस के ऊपर। इसकी हाइट भी आपको बता रखी है कल, द हाइट ऑफ द फॉल ऑफ द सॉइल कप इज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड बाय अस। ये 1 सेंटीमीटर की होती है हाइट ऑफ फॉल। तो जब ये सॉइल कप फॉल करेगा रबड़ बेस के ऊपर, इसका मतलब ये एनर्जी ट्रांसमिट करेगा किसके अंदर, तो ये रबड़ बेस जो है ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगा सॉइल कप में। सॉइल कप उस एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा सॉइल के अंदर, और ये सॉइल फ्लो करेगी। सॉइल फ्लो करेगी मतलब सॉइल इस ओपनिंग को फिल करेगी, ये सॉइल विल फिल दिस ओपनिंग। अब मेरा एम क्या है, अब मेरा एम है वो वाटर कंटेंट निकालना, ध्यान से सुनना इस चीज को। अब मेरा एम है वो वाटर कंटेंट निकालना जिसमें सॉइल एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस चल जाए, ½ इंच का डिस्टेंस चल जाए। जिसमें सॉइल रिलेटिवली मतलब ये दोनों मिलके कितना डिस्टेंस चल जाए, ½ इंच का डिस्टेंस चल जाए एग्जैक्टली 25 नंबर ऑफ ब्लोस के अंदर। तो जब हमारी ये कट फिल हो जाती है सॉइल से, वो अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है ½ इंच ही निकल के आता है। जो डायमेंशन है हमारे कट के वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि जब ये स्टैंडर्ड कट फिल हो जाए, किससे, सॉइल से, क्योंकि जैसे हमारा कप गिरेगा रबड़ बेस के ऊपर, सॉइल की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी। लेट सपोज जब ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुई, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बाद आपको ये कट कुछ इस तरीके से दिखता है। तो जो रेड वाली लाइन है वो हमारी ओरिजिनल सिचुएशन है, जो हमारी ब्लू वाली लाइन है वो हमारी फाइनल सिचुएशन है। तो दोनों सॉइल, जो दोनों कट के दोनों तरफ जो सॉइल है वो रिलेटिवली मूव कर जाएगी ½ इंच का डिस्टेंस। तो वो हमें मेजर नहीं करना पड़ता। वो हमें मेजर क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो कट का साइज है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि अगर सॉइल में जो कट बनाया अगर वो फिल हो गया तो रिलेटिव मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली ½ इंच निकल के आ जाती है। तो मेरा एम क्या है इस टेस्ट के अंदर, इस टेस्ट के अंदर मेरा एम है वो वाटर कंटेंट निकालना जिसमें सॉइल ½ इंच का रिलेटिव डिस्टेंस मूव कर जाए जब हम इसमें कट बनाए एग्जैक्टली 25 नंबर ऑफ ब्लोस पे। अब ऐसा कभी प्रैक्टिकल पॉसिबल होगा ही नहीं कि आप उस वाटर कंटेंट को डायरेक्टली निकाल पाओ कि 25 ब्लो पे ही सॉइल में जो कट लगाया वो फिल हो जाए। तो फिर हम करते क्या है, व्हाट वी डू इन दिस टेस्ट, हमने इसके अंदर पानी मिलाया, हमने उसमें पानी मिलाया, ये नोट कर लिया हमने वाटर कंटेंट कितना, W1। तो हमने सॉइल के अंदर पानी मिलाया, जितना भी पानी मिलाया उसको हम नोट करते हैं। कैसे नोट करते हैं मैं बताता हूँ आगे में। तो हमने सॉइल का सैंपल लिया, पानी मिलाया, हमने इसको कप में रखा, हमने कट बनाया, हमने क्या नोट किया, व्हाट इज बीइंग नोटेड बाय अस, हमने नोट किया कितने ब्लोज लगे, कितने ब्लोज लगे इस कट को फिल करने के लिए। तो मैंने नंबर ऑफ ब्लोज नोट कर लिया इस टेस्ट के अंदर। फिर जैसे ये कप फिल हो जाता है, इस कप में से ही हम 10 ग्राम सॉइल का सैंपल उठाते हैं और इसको टेस्ट कर लेते हैं अवन ड्राइंग मेथड से वाटर कंटेंट के लिए। तो मुझे नंबर ऑफ ब्लोज भी पता चल गए, मुझे वाटर कंटेंट भी पता चल गया। मैंने फिर से दोबारा सॉइल का सैंपल उठाया, इसमें दोबारा पानी मिलाया, पर इस बार पानी पहले वाले से डिफरेंट है। लेट सपोज W2 है, W2 की वैल्यू नहीं पता मुझे अभी, मैंने बस पानी मिलाया है। फिर से मैंने सॉइल की पेस्ट को कप में रखा, इसमें कट लगाया, दोबारा से मैंने हैंडल को घुमाया और क्या नोट किया, मैंने नोट किया कितने नंबर ऑफ ब्लोज लगे इस कट को फिल होने में। जब कट फिल हो गया, नंबर ऑफ ब्लोज नोट हो गए, हमने इस कट में से सॉइल का सैंपल उठाया और टेस्ट किया अवन ड्राइंग मेथड से, क्या निकाल लिया, दोबारा वाटर कंटेंट निकाल लिया। इसका मतलब क्या हुआ, हम अलग अलग वाटर कंटेंट नोट करते हैं और नंबर ऑफ ब्लोज जो चाहिए सॉइल को ½ इंच डिस्टेंस मूव करने में रिलेटिवली वो नोट करते हैं।
तो ये हमारे टेस्ट का रिजल्ट है। अब इस टेस्ट के रिजल्ट के बिहाफ पे, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस टेस्ट के रिजल्ट के बिहाफ पे हम इंटरपोलेट करके लगाते हैं, हम इंटरपोलेट करके निकालते हैं कि वो क्या वाटर कंटेंट होगा, वो क्या वाटर कंटेंट होगा, ये WN लिखा हुआ है मैंने, वो क्या वाटर कंटेंट होगा, ये WL है, वो क्या वाटर कंटेंट होगा जिस पे हमारी सॉइल रिलेटिवली मूव करके जाए हाफ इंच की डिस्टेंस एग्जैक्टली अंडर द नंबर ऑफ ब्लोज विच इज इक्वल टू 25, और जो भी वाटर कंटेंट निकल के आया एग्जैक्टली करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ ब्लोज ऑफ 25 विल बी टर्म्ड एज व्हाट, लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। तो हमें ये लिक्विड लिमिट सॉइल की निकालनी थी, कैसे निकाली, इंटरपोलेट करके निकाली हुई है। तो डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आता है इस टेस्ट के अंदर, आपको ये टेस्ट बार बार रिपीट करना पड़ता है। बार बार रिपीट करने के बाद टेस्ट के रिजल्ट के बिहाफ पे हम वो वाटर कंटेंट निकालते हैं जिसमें सॉइल एग्जैक्टली हाफ इंच का डिस्टेंस मूव कर जाए अंडर द इंपैक्ट ऑफ 25 नंबर ऑफ ब्लोज, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। तो ये हमारा पूरा टेस्ट है। अब टेस्ट में से जो भी मैंने भी बताया, टेस्ट में से कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो तो पूछ सकते हो। क्लियर चीज? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस टेस्ट नाउ? अब टेक्निकल चीजें मैं आगे मेंशन कर दूंगा, टेक्निकल पॉइंट्स आई विल मेंशन। क्लियर है पूरा टेस्ट? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है। तो अब इसमें जो भी टेक्निकल चीजें हैं उसको मेंशन कर लेते हैं। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया टेस्ट के अंदर, द कंसेप्ट ऑफ द टेस्ट आई हैव डिस्कस्ड। नाउ व्हाटएवर टेक्निकल पॉइंट्स आर देयर दैट कैन बी मेंशन्ड, वो सारे टेक्निकल पॉइंट्स आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं। सो ऑल द टेक्निकल पॉइंट्स आर टू बी एनालाइज्ड एज पर योर एग्जामिनेशन। अब क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिया 120 grams of 120 grams of 120 grams of soil passing 120 grams of soil passing 120 grams of soil passing through 425 micron sieve 425 micron sieve is mixed with is mixed with is mixed with sufficient is mixed with sufficient water is mixed with sufficient water and paste formed is filled is paste formed is filled or placed is placed in soil cup, उसको हम रख देते हैं soil cup के अंदर। and a groove का मतलब आपको बताया, and a groove मतलब cut, and a groove of standard size cut of standard size is made in it। कट कैसे बनाते हैं, या हम ASTM टूल से बनाते हैं या हम कैसे ग्रेडेड टूल से बनाते हैं। सर अगर पहले ही टेस्ट में हमें 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर 5 इंच का डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए तो क्या टेस्ट को फिर से क्यों रिपीट करेंगे? अगर पहली बार में आपको 25 नंबर ऑफ ब्लोज मिले जिसमें सॉइल आधे इंच का डिस्टेंस मूव कर जाए, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, पहली बार में आपके टेस्ट का रिजल्ट आ गया। तो अगर पहली बार में आपको ये मिल जाए फिर तो टेस्ट ही खत्म हो गया, क्यों करूंगा मैं आगे टेस्ट? पर क्योंकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा आपने सोचा होगा कभी नहीं, इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है। तो अगर हो जाए तो टेस्ट आगे करेंगे नहीं, विल नॉट परफॉर्म द टेस्ट। ग्रूव ऑफ स्टैंडर्ड साइज इज मेड इन इट, तो एक ग्रूव बना दिया स्टैंडर्ड साइज का, पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट सेज, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द हैंडल इज रोटेटेड। अब हैंडल को हम रोटेट करते हैं एट रेट ऑफ, द हैंडल इज रोटेटेड एट रेट ऑफ अबाउट 2 revolutions per second, 2 revolutions per second, and the number of blows required to flow the soil by distance of half inch is noted। तो नंबर ऑफ ब्लोज को हमने नोट किया, तो नंबर ऑफ ब्लोज हमने नोट किया। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द टेस्ट इज रिपीटेड एट डिफरेंट वाटर कंटेंट, द टेस्ट इज रिपीटेड, टेस्ट को हम रिपीट करेंगे एट डिफरेंट वाटर कंटेंट, सो टेस्ट इज रिपीटेड एट डिफरेंट वाटर कंटेंट and corresponding number of blows
and corresponding number of blows to flow the soil by half-inch distance is noted. half-inch distance is noted. half-inch distance is noted. तो ये पूरा टेस्ट बताया आपको. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? The result of the test is reported. The result of the test is reported in the form of curve. Termed as. रिजल्ट हम रिपोर्ट करते हैं कर्व के फॉर्म में. टर्म्ड एज व्हाट? फ्लो कर्व. तो सवाल पूछेगा इसके ऊपर आपसे, फ्लो कर्व. अब क्या है फ्लो कर्व? इन विच वाटर कंटेंट कैसे निकाला था ये हमने? measured by oven drying method by collecting 10 grams of the soil from the cup. By collecting 10 grams of soil from the cup. So flow curve in which water content is marked on y-axis and corresponding number of blows is marked on x-axis on log scale. log scale का क्या फंडा है वो आपको बहुत बार बता दिया. n number of times I have discussed the concept of log scale. on log scale. तो जो रिजल्ट निकल के आता है हमारे टेस्ट का, उसको हम रिपोर्ट करते हैं एक कर्व के फॉर्म में, जिसको बोला जाता है फ्लो कर्व, जिसपे हम वाटर कंटेंट को मार्क करते हैं वाई एक्सिस पे और करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फ्लोज को हम मार्क करते हैं एक्स एक्सिस पे, पर लॉगरिथमिक स्केल पे. वाटर कंटेंट होती है अरिथमेटिक स्केल पे और जो हमारा नंबर ऑफ फ्लोज होता है वो होता है हमारा लॉग स्केल पे, क्योंकि वेरिएशन बहुत वाइड होती है. वेरिएशन को नैरो डाउन करने के लिए हम उसको लॉग स्केल पे डाल देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. अब जिस चीज का आपको ध्यान रखना है, जिस चीज के ऊपर सवाल पूछेगा आपसे, क्या बोल रहा है वो? नोट बोल रही है इन सम केसेस soil slips instead of flowing. In that case, soil slip करती है फ्लो करने की जगह. In that case, result is discarded. रिजल्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं. अब कई बार सॉइल स्लिप कर जाती है, जैसे ही सॉइल का इंपैक्ट करता है हार्ड रबर बेस के ऊपर, हमारा जो सॉइल है वो क्या कर जाती है? फ्लो कर जाती है. तो इन सम केसेस हमारा जो सॉइल का सैंपल है वो स्लिप कर जाता है. सॉइल का सैंपल जैसे ही स्लिप कर गया, आप टेस्ट के रिजल्ट को डिस्कार्ड करोगे. कहने का मतलब है हमारे सॉइल का सैंपल फ्लो नहीं कर पाया. तो सॉइल का सैंपल फ्लो करना चाहिए, स्लिप नहीं करना चाहिए. और स्लिप और फ्लो में क्या फर्क है वो आपको बता दिया. हम जब टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जब सॉइल कप गिर रहा है रबर बेस के ऊपर, हमारे सॉइल का सैंपल स्टेजेस के अंदर आपस में मूव करना चाहिए या आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करना चाहिए. पर जैसे ही आपने ब्लो लगाया और हमारे सॉइल का सैंपल स्लिप करके एक ही बार में कट या ग्रूव को फिल कर देता है, उस टेस्ट के रिजल्ट को नहीं माना जाता. तो सॉइल का सैंपल स्लिप नहीं करना चाहिए, फ्लो करना चाहिए इस टेस्ट के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? Next point says test is repeated. So test is repeated such that number of blows ranges from 20 to 50. Number of blows ranges from 20 to 50. अब सवाल यह है कि आप टेस्ट कब तक करोगे? मतलब कहीं ना कहीं आके तो रोकोगे. तो आप टेस्ट तब तक करते जाओगे जब आपको नंबर ऑफ ब्लोस की रेंज किसके बीच में मिल जाए? 20 से लेके 50 के बीच में मिल जाए. तो जब आपको 20 ब्लो से लेके 50 ब्लो तक का वाटर कंटेंट मिल गया, आप अपना टेस्ट रोक दोगे. अब आप इस टेस्ट के रिजल्ट को रिपोर्ट करोगे कर्व के फॉर्म में. वो रिपोर्ट करके बता देता हूं. नाउ द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट इज रिपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व. कर्व किसके बीच में? हमारी कर्व इज इन बिटवीन व्हाट? कर्व है हमारी वाटर कंटेंट के बीच में. वाटर कंटेंट मार्क्ड ऑन वाई एक्सिस ऑन अरिथमेटिक स्केल.
सो वाटर कंटेंट मार्क्ड ऑन वाई एक्सिस ऑन अरिथमेटिक स्केल, तो वाटर कंटेंट हम मार्क करेंगे वाई एक्सिस पे अरिथमेटिक स्केल पे, और नंबर ऑफ लोज हम मार्क करेंगे, नंबर ऑफ लोज हम मार्क करेंगे एक्स एक्सिस पे ऑन लॉग स्केल के बीच में। तो लेट सपोज हमारा जो रिजल्ट निकल के आया है वो कुछ ये निकल के आता है। तो लेट सपोज हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है वो कुछ ये निकल के आता है। तो आर्बिट्री वैल्यूज है ये हमारी, दीज आर दी आर्बिट्री वैल्यूज। तो मैं आर्बिट्री वैल्यूज लिख के बता रहा हूँ, सो आई एम मार्किंग दी आर्बिट्री वैल्यूज। तो ये हमारी आर्बिट्री वैल्यूज है। तो आपने अलग अलग वाटर कंटेंट और करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ लोज को निकाल लिया। सो लेट सपोज W1, W2, W3, दिस इज N1, दिस इज N2, दिस इज N3। ये N1, N2, N3 हमारा। तो आपको अलग अलग पॉइंट्स मिले, आपने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया और क्या बन गई, एक कर्व बन गई। दिस कर्व इज नोन एज फ्लो कर्व, इस कर्व को हम बोलते हैं फ्लो कर्व। अब जरा मुझे बताओ N1 और N3 की रेंज कितनी है, जरा मुझे बताओ N1 से लेके N3 की रेंज कितनी है। अब जरा मुझे बताइए N1 से लेके N3 की रेंज कितनी है, व्हाट द रेंज ऑफ N1 टू N3, व्हाट द रेंज ऑफ N1 टू N3 हियर। रेंज क्या है N1 से लेके N3 की, 20 से लेके 50, बिल्कुल सही बात है अभिषेक तिवारी। अब जब मैंने ये कर्व बना दिया, सही है पीटर फॉरेस्ट, अब जब मैंने ये कर्व बना दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंटरपोलेशन। क्या इंटरपोलेशन करेंगे, हम वो वाटर कंटेंट निकाल लेंगे जो एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ लोज को करस्पॉन्ड कर रहा है, हम वो वाटर कंटेंट निकाल लेंगे जो एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ लोज को करस्पॉन्ड कर रहा है, 25 नंबर ऑफ लोज को करस्पॉन्ड कर रहा है, और वो वाटर कंटेंट क्या कहलाएगा, दैट वाटर कंटेंट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, लिक्विड लिमिट। अब इस कर्व की मदद से हम इंटरपोलेशन करेंगे और वाटर कंटेंट निकाल लेंगे करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ लोज, एंड दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, वो क्या कहलाएगी, लिक्विड लिमिट कहलाएगी सॉइल की। तो लिक्विड लिमिट निकालने के लिए हमें टेस्ट परफॉर्म करते हैं विच इज सजेस्टेड बाय द कैसेग्रेंडे। जो सजेस्ट किया कैसेग्रेंडे ने। अब मैं बात कर रहा हूं टूल की जिससे आपने कट बनाया था। अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ, any point to be referred for anyone up till now? क्लियर है, क्लियर है। अब पीछे मैंने ये लिखा था कि जो हम कट बनाते हैं वो या तो हम ASTM टूल से बना सकते हैं या कैसेग्रेंडे टूल से बना सकते हैं। अब उन दोनों टूल में फर्क क्या होता है, उन दोनों टूल में फर्क क्या होता है, वो टूल के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ आपको मैं। तो टूल के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। सो ग्रूव प्रॉपर्टी, सो ग्रूव प्रॉपर्टी, देन कौन कौन सा टूल है, कैसेग्रेंडे टूल, कैसेग्रेंडे टूल, सो वी हैव कैसेग्रेंडे टूल। नेक्स्ट वी हैव ASTM टूल। तो अगला हमारे पास ASTM टूल है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है हमारे पास बॉटम विड्थ, तो बॉटम विड्थ ऑफ द टूल। नेक्स्ट टॉप विड्थ, सो नेक्स्ट है हमारे पास टॉप विड्थ। नेक्स्ट वी हैव हाइट, तो नेक्स्ट है हमारे पास हाइट। तो अगर आपने कैसेग्रेंडे टूल से कट बनाया या ग्रूव बनाया, उस ग्रूव की क्या प्रॉपर्टी मिलेगी वो मैं मेंशन करके बता रहा हूँ। कैसेग्रेंडे टूल में बॉटम विड्थ 2 mm, ASTM टूल में भी बॉटम विड्थ 2 mm, यहाँ पे टॉप विड्थ 11 mm, यहाँ पे टॉप विड्थ 13.5 mm, यहाँ पे हाइट है हमारी 8 mm, यहाँ पे हाइट है हमारी 10 mm। तो हमारा जो कट बनता है इसी तरह से बनता है कट, दिस इज हाउ द कट इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर सॉइल प्रेजेंट होती है, यहाँ पर भी सॉइल प्रेजेंट होती है। तो इस कट की आपको डायमेंशन बता रखी है। तो ये हमारी बॉटम विड्थ है, सो दिस इज अवर बॉटम विड्थ, ये हमारी टॉप विड्थ है, ये हमारी टॉप विड्थ है, और ये हमारी हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ द कट। तो इन दोनों टूल के अंदर ये फर्क निकल के आता है। तो डायमेंशंस ऑफ द कट इज डिफरेंट इन बोथ द टूल। जो डायमेंशन है कट की वो डिफरेंट है दोनों टूल के अंदर। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इस पे कुछ भी। एक और जानकारी दे देता हूँ यहाँ पे, वन मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन टू यू। तो नोट करके बता रहा हूँ, फिर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ASTM टूल है, सो ASTM टूल इज सूटेबल, सो ASTM टूल इज सूटेबल, so ASTM tool is suitable for more sandy soil, for more sandy soil, for more sandy soil, more sandy soil, as as in Casagrande tool or Casagrande tool, as Casagrande tool
as Casagrande tool, as Casagrande tool tends to, Casagrande tool tends to tear the soil near the edges, near the sides of the groove, near the sides of the groove. अब आपको एक जानकारी दे दी, अगर आपके फाइन ग्रेन सॉइल में सैंड का प्रोपोर्शन ज्यादा हुआ, तो हमें पता है कंसिस्टेंसी लिमिट डिफाइंड है किसके लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। तो अगर हमारे फाइन ग्रेन सॉइल के सैंपल के अंदर सैंड की प्रोपोर्शन अगर ज्यादा निकल के आई, तो उस केस में हम किसको यूज करेंगे, ASTM टूल को यूज करेंगे। सो इन दैट केस विल बी यूजिंग ASTM टूल। क्यों, अगर Casagrande टूल यूज किया आपने, इट टेंड्स टू टीयर ऑफ द सॉइल नियर द साइड्स ऑफ द ग्रूव, तो उस केस में हम ASTM टूल को प्रेफर करते हैं। तो अगर सैंडी सॉइल का प्रोपोर्शन कंपैरेटिवली कम है तो Casagrande टूल यूज करो, अगर सैंडी सॉइल का प्रोपोर्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है तो ASTM टूल यूज करो। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी, any of the point to be referred from this for anyone? क्लियर है पूरी कहानी? चलिए, सो टेस्ट बता दिया आपको, टूल के बारे में जानकारी बता दी, तो टेस्ट इज बीइंग डिस्कस्ड, टूल के बारे में भी जानकारी दे दी आपको। अब आगे और बढ़ते हैं, अगेन वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, फिर से बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है। क्या सिग्निफिकेंट पॉइंट है, चेक करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द स्लोप ऑफ दिस कर्व, द स्लोप ऑफ दिस कर्व, द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज टर्म्ड एज, दिस कर्व का मतलब फ्लो कर्व, फ्लो कर्व लिख देता हूं मैं। The slope of this curve, it means the slope of flow curve, the slope of flow curve is termed as flow index, is termed as flow index, is termed as flow index, which signifies the rate of, which signifies the rate of loss of shear strength of the soil, rate of loss of shear strength of the soil, rate of loss of shear strength of the soil with increase in water content, with increase in water content, with increase in water content, with increase in water content। फिर से एक नोट लिखा, चलो नोट में बाद में बताता हूं आपको, पहले तो हम स्लोप की बात करते हैं। फर्स्ट विल टॉक अबाउट वाटर कंटेंट, सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट वाटर कंटेंट, पहले बात करते हैं वाटर कंटेंट की। चेक करो, चेक करो हमारे इस कर्व को। अब हमने ये पॉइंट लिखा कि जो स्लोप है फ्लो कर्व की, इसको हम बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज टेक्निकली टर्म्ड एज फ्लो इंडेक्स। तो अगर मुझे इस कर्व की स्लोप निकालनी है, कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व, तो हमें स्लोप निकालनी है, इसको हम बोलते हैं IF। आई का मतलब इंडेक्स है, एफ का मतलब फ्लो है, तो फ्लो इंडेक्स, एफ लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट के अंदर हमने। तो मुझे इस कर्व की स्लोप निकालनी है, तो स्लोप मतलब tan थीटा, ये हमारा थीटा है, लेट अस सपोज दिस इज थीटा। तो अगर मुझे स्लोप निकालनी है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा, W1 माइनस W2, बेस, बेस क्या होगी, log of N2 माइनस log of N1। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू W1 माइनस W2, बेस कितनी है, log of N2 माइनस log of N1। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, W1 माइनस W2, सो W1 माइनस W2 डिवाइड बाय log of N2 by N1, so log of N2 by N1, log of N2 by N1 कैसे लिख दिया, log of A minus log of V is equal to log of A by B, so log of A minus log of V is equal to log of A by B, तो वो हमने डायरेक्टली मेंशन कर दिया। तो ये चीज हमने डायरेक्टली मेंशन कर दी। ये हमें बताती क्या है, ये हमें बताती है रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। अब कैसे बताती है जरा चेक करना, अब ध्यान सुनना इस चीज को। अगर मैंने वाटर कंटेंट को घटाया, अगर मैंने वाटर कंटेंट को घटाया, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैंने वाटर कंटेंट को घटाया, जरा मुझे ये बताना कि डिग्री ऑफ फॉर्मनेस सॉइल की बढ़ती जाएगी कम होती जाएगी। अगर मैंने वाटर कंटेंट को घटाया, डिग्री ऑफ फॉर्मनेस बढ़ती जाएगी कम होती जाएगी। अगर हमने वाटर कंटेंट को घटाया, डिग्री ऑफ फॉर्मनेस बढ़ती जाएगी कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। व्हाट अबाउट स्ट्रेंथ, व्हाट अबाउट स्ट्रेंथ, हमने वाटर कंटेंट को रिड्यूस किया तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ फॉर्मनेस बढ़ जाएगी, तो डिग्री ऑफ फॉर्मनेस बढ़ जाएगी, तो डिग्री ऑफ फॉर्मनेस बढ़ जाएगी, तो डिग्री ऑफ फॉर्मनेस बढ़ी। व्हाट अबाउट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या निकल के आएगी, ज्यादा निकल के आएगी, स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आएगी। चलो अब मुझे ये बताओ,
अगर स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आएगी, इफ द स्ट्रेंथ कम्स आउट टू बी मोर, तो अब आपको नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट, अब आपको नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट कम लगेगी या ज्यादा लगेगी सॉइल के ग्रूव को फिल करने के लिए। हमने वाटर कंटेंट घटाया, डिग्री ऑफ फर्मनेस बढ़ गई, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी या कम लगेगी सॉइल को हाफ इंच का डिस्टेंस मूव कराने के लिए, तो नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट क्या कर जाएगी? सो नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड विल ऑल्सो इंक्रीज, तो नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। क्लियर चीज? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए अभी तक की कहानी में? अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए? क्लियर है चीज? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने दो सॉइल के सैंपल लिए, अब मैंने आपको ये कहानी समझाने के लिए दो सॉइल के सैंपल लिए, सॉइल 1 सॉइल 2। आई हैव टेकन 2 सॉइल सैंपल। क्लियर है? दोनों में मैंने वाटर कंटेंट को सेम घटाया, मैंने वाटर कंटेंट W1 से W2 कर दिया, मैंने वाटर कंटेंट W1 से W2 कर दिया। तो दोनों में मैंने वाटर कंटेंट को रिड्यूस किया W1 से लेकर W2। दोनों में नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? दोनों में नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? दोनों में नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? दोनों में नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? In either of the case, the requirement of number of blows will increase or decrease. Number of requirement of blows will increase, तो number of blows की requirement increase कर जाएगी। तो number of blows की requirement increase करी, N1 से N2 पे गए, यहां पर भी N1 से लेके N2 तक गए। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? तो दोनों में हम N1 से लेके N2 पे गए, नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट क्या कर गई? बढ़ गई, तो नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट बढ़ी। चलिए अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आई एम गिविंग द इंफॉर्मेशन, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। सॉइल 1 के अंदर N2 माइनस N1, तो सॉइल 1 में N2 माइनस N1 है X, सॉइल 2 के अंदर N2 माइनस N1 है Y, तो नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट क्या कर गई है? बढ़ गई है। लेट अस सपोज X Y से ज्यादा है, इफ X इज मोर देन Y, लेट अस सपोज X Y से ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि सॉइल 1 में ब्लोज की रिक्वायरमेंट में जो इंक्रीमेंट है वो ज्यादा है सॉइल 2 से। सॉइल 1 में ब्लोज में जो इंक्रीज आया वो सॉइल 2 से ज्यादा निकल के आया। तो मुझे ये बताओ सॉइल 1 की स्ट्रेंथ सॉइल 2 से ज्यादा है या कम है? सॉइल 1 की स्ट्रेंथ सॉइल 2 से ज्यादा है या कम है? अगर सॉइल 1 में नंबर ऑफ ब्लोज में जो इंक्रीमेंट आया सॉइल 2 से ज्यादा निकल के आया, तो सॉइल 1 की स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है? व्हाट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल 1 इन कंपैरिजन टू सॉइल 2? सॉइल 1 की स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है, तभी तो नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट क्या आ रही है? ज्यादा निकल के आ रही है। हेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज इज कमिंग आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर, इसलिए नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट ज्यादा निकल के आ रही है। तो हम बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल 1 इज मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल 2। सॉइल 1 की स्ट्रेंथ सॉइल 2 से क्या निकल के आएगी? ज्यादा निकल के आएगी। अब सॉइल 1 की स्ट्रेंथ सॉइल 2 से ज्यादा है, जरा मुझे बताओ फ्लो इंडेक्स, जरा मुझे बताओ फ्लो इंडेक्स। W1 माइनस W2 दोनों के लिए सेम है, तो दोनों के लिए W1 माइनस W2 सेम है। अब बताओ फ्लो इंडेक्स सॉइल 1 का ज्यादा आएगा सॉइल 2 का ज्यादा आएगा? फ्लो इंडेक्स सॉइल 1 का ज्यादा आएगा या सॉइल 2 का ज्यादा आएगा? दोनों में वाटर कंटेंट सेम इंक्रीज किया, तो दोनों में वाटर कंटेंट सेम इंक्रीज किया, किसका फ्लो इंडेक्स ज्यादा आएगा? वेयर फ्लो इंडेक्स विल कम आउट टू बी मोर? सॉइल 2 का फ्लो इंडेक्स ज्यादा निकल के आएगा किससे? सॉइल 1 से। क्यों? W1 माइनस W2 दोनों में सेम है, लॉग ऑफ N2 बाय N1 सॉइल 1 में ज्यादा निकल के आएगी, तो डिनोमिनेटर सॉइल 1 का ज्यादा है, इसका मतलब फ्लो इंडेक्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब फ्लो इंडेक्स और हमारे स्ट्रेंथ में क्या रिलेशनशिप है? इसका मतलब फ्लो इंडेक्स और हमारी स्ट्रेंथ में क्या रिलेशनशिप है? इसका मतलब फ्लो इंडेक्स और हमारी स्ट्रेंथ में क्या रिलेशनशिप आई? हाँ बिल्कुल, 2 का ज्यादा है, तो फ्लो इंडेक्स और हमारी स्ट्रेंथ में क्या रिलेशनशिप आई? इनवर्स रिलेशनशिप आ गई है। तो हमें फ्लो इंडेक्स क्या बताता है? सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ बताता है इनडायरेक्टली, यानी इनवर्सली। क्लियर है पूरी स्टोरी? तो जिस सॉइल की फ्लो इंडेक्स ज्यादा निकल के आएगी उस सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कम होगी, जिस सॉइल की फ्लो इंडेक्स कम निकल के आएगी उस सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आप बोल सकते हो फ्लो इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी
So flow index is directly proportional to the 1 by strength of the soil. So 1 by strength of the soil. क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी स्टोरी में से? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी? तो इस कर्व की जो स्लोप है उसको हम बोलते हैं फ्लो इंडेक्स, जो हमें क्या बताता है कि किस रेट से सॉइल अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रही है वाटर कंटेंट के बढ़ने के साथ। द रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। बेटा आईपी क्या होता है सरगम? व्हाट इज आईपी? ये आईपी क्या होती है? पहले बताओ आईपी क्या होता है, फिर तो आगे डिस्कस करेंगे कौन सी सॉइल ज्यादा प्लास्टिक है। पता ही नहीं है प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है मुझे। व्हाट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स? इट इज नॉट नोन। अभी तो हम फ्लो इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ये अभिषेक को पता है? पूछ लो इससे। अभिषेक को पता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में? पूछ लो उससे, वो बता देगा आपको। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? एनी वांट टू बी रेफर फ्रॉम दिस? चलिए, तो हमने ये तो कंक्लूजन निकाल लिया कि फ्लो इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ के। स्टूडेंट रहे हो पर डिग्री तो करके आए हो 4 साल से। जब टॉपिक कोई और चल रहा है, सवाल पूछ रहे हो किसी और टॉपिक का, नया स्टूडेंट होने से क्या हो जाता है? मतलब नया स्टूडेंट है तो ये है कि टॉपिक चल रहा है हमारा किसी पर्टिकुलर चीज का, पूछ रहा मैं कोई दूसरी चीज हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने फ्लो इंडेक्स को निकाल ली। अब हम टेक्निकली बात करते हैं। अगर मुझे ये फ्लो इंडेक्स निकालनी है किसी सॉइल की, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द फ्लो इंडेक्स ऑफ एनी सॉइल, अगर हमें फ्लो इंडेक्स कैलकुलेट करना है सॉइल का, हम इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं। हम इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? हाउ वी सिंप्लीफाई द प्रोसेस? जरा चेक करो, नए पेज पे जाते हैं। फ्लो इंडेक्स, नया पेज खोला तो हमारा फ्लो इंडेक्स क्या था? हमारा फ्लो इंडेक्स था W1 माइनस W2 log ऑफ 10 N2 बाई N1। यही थी हमारी फ्लो इंडेक्स। मैं बोल रहा हूं लेट N2 इज इक्वल टू 100 एंड N1 इज इक्वल टू 10। लेट सपोज N2 100 है, N1 की वैल्यू 10 है। जरा देखना फ्लो इंडेक्स क्या निकल के आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लो इंडेक्स कमिंग आउट? तो अगर हमारे N2 की वैल्यू 100 है, N1 की वैल्यू 10 है, व्हाट अबाउट द फ्लो इंडेक्स कमिंग आउट? चेक करो जरा फ्लो इंडेक्स कितनी आ रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लो इंडेक्स कमिंग आउट? फ्लो इंडेक्स डायरेक्टली किसके बराबर आ गया? डिफरेंस ऑफ द वाटर कंटेंट। फ्लो इंडेक्स डायरेक्टली किसके बराबर आ गया? डिफरेंस ऑफ द वाटर कंटेंट। इसीलिए क्या किया हमने? इसीलिए हमने एक तरीका निकाल लिया फ्लो इंडेक्स को निकालने का। Hence we have found a simplified method to find the flow index। कैसे? ये जो कर्व बनाई थी हमने, हम इस कर्व को एक्सट्रापोलेट करते हैं। क्यों एक्सट्रापोलेट करते हैं? आप जरा ये बताओ N1 और N3 की रेंज कितनी थी? N1 और N3 की रेंज कितनी थी? What was the range of N1 and 3? What was the range of N1 and 3? N1 और N3 की रेंज क्या थी? 20 से लेके 50। तो ये 20 से स्टार्ट हुआ, 50 पे खत्म हो गया। तो मैं इस कर्व को क्या करता हूं? मैं इस कर्व को एक्सट्रापोलेट करता हूं। वी एक्सट्रापोलेट दिस कर्व। हम इस कर्व को एक्सट्रापोलेट करते हैं और क्या निकाल लेते हैं? वी एक्सट्रापोलेट दिस कर्व एंड वी कैलकुलेट द वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? हम वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? 10 एंड 100 नंबर ऑफ लोज। जैसे ही मुझे वाटर कंटेंट मिल गया करस्पॉन्डिंग टू 10 एंड 100 नंबर ऑफ लोज, इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्टली मुझे क्या बता देगा? फ्लो इंडेक्स बता देगा। तो प्रैक्टिकली फ्लो इंडेक्स कैसे निकाला जाता है? प्रैक्टिकली फ्लो इंडेक्स को निकालने के लिए हम इस कर्व को एक्सट्रापोलेट करते हैं और वाटर कंटेंट नोट कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग टू 10 एंड 100 नंबर ऑफ लोज। तो लिक्विड लिमिट निकली थी इंटरपोलेशन से, फ्लो इंडेक्स निकलता है एक्स्ट्रापोलेशन से। ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। तो सवाल बनेगा इसके ऊपर भी। तो लिक्विड लिमिट निकलती है इंटरपोलेशन से और जो हमारा फ्लो इंडेक्स निकलता है वो निकलता है एक्स्ट्रापोलेशन से। इट इज फाउंड यूजिंग एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ दिस कर्व। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस नाउ? कोई सही पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए?
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। चलिए ये बताइए, लेट सपोज हमारे पास दो फ्लो कर्व है, तो ये वाटर कंटेंट है, ये लॉग ऑफ नंबर ऑफ लोज है। हमारे पास दो कर्व हैं, दीज आर दी टू कर्व्स अवेलेबल, टू कर्व अवेलेबल है। सॉइल 1, तो ये कर्व है सॉइल 1 के लिए, दिस कर्व इज फॉर सॉइल 2, ये कर्व सॉइल 2 के लिए है। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, सॉइल 1 है, सॉइल 2 है। यार ये बताना कौन सी सॉइल के लिए फ्लो इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है, जरा ये बताना कौन सी सॉइल के लिए फ्लो इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है। फॉर विच सॉइल द वैल्यू ऑफ फ्लो इंडेक्स इज मोर, सॉइल 1 के लिए या सॉइल 2 के लिए? फॉर विच सॉइल द वैल्यू ऑफ फ्लो इंडेक्स इज मोर, सॉइल 1 और सॉइल 2? लेट अस सपोज ये है हमारा स्लोप θ1, ये हमारी स्लोप θ2, तो कौन सी सॉइल की फ्लो इंडेक्स ज्यादा है? तो हम बोल सकते हैं θ1 इज मोर देन θ2। इसका मतलब फ्लो इंडेक्स ऑफ सॉइल 1 इज मोर देन फ्लो इंडेक्स ऑफ सॉइल 2। कमेंट अपॉन दी स्ट्रेंथ, कमेंट अपॉन दी स्ट्रेंथ, किसकी शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? तो हुज शेयर स्ट्रेंथ विल कम आउट टू बी मोर, किसकी शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आएगी? तो हम बोल सकते हैं शेयर स्ट्रेंथ, तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल 1 विल कम आउट टू बी लेस देन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल 2। तो शेयर स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होगी सॉइल 2 के लिए ज्यादा निकल के आएगी इन कंपैरिजन टू सॉइल 1। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट इसमें से रिपीट करना हो किसी के लिए? क्लियर है? चलो अब थोड़ी कंसेप्चुअल बातें करते हैं, और थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपको इसके अंदर, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस। अब कैसे कंसंट्रेट करना पड़ेगा? चलिए लेट अस सपोज हमने जो बेस रखा हुआ था वो हार्ड रबर बेस था, हमारा जो बेस था वो हार्ड रबर बेस था, तो जो बेस था वो हमारा हार्ड रबर बेस था। सो अवर बेस वाज हार्ड रबर बेस, जिसके ऊपर सॉइल कप गिर रही थी वो हमारी हार्ड रबर बेस थी। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया सॉफ्ट रबर बेस से, आई हैव रिप्लेस्ड दिस विद सॉफ्ट रबर बेस। तो हमारा जो बेस है वो पहले हार्ड था, अब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया सॉफ्ट रबर बेस से। हाइट ऑफ वॉल सेम रखी हुई है 1 सेंटीमीटर की, हाइट ऑफ वॉल इज सेम। अब जरा मुझे बताना कौन सा रबर बेस, कौन सा रबर बेस ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा? जब सॉइल कप गिरेगा रबर बेस के ऊपर, इंपैक्ट लगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो कौन सा रबर बेस ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा? तो विच रबर बेस विल एब्जॉर्ब मोर एनर्जी? तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी, एनर्जी एब्जॉर्प्शन। कौन सा रबर बेस ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा? सॉफ्ट रबर बेस ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हार्ड रबर बेस कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है चीज? चलिए सॉफ्ट लॉक कर दिया। चलिए एनर्जी ट्रांसमिशन, तो एनर्जी ट्रांसमिशन, अब जरा ये बताना कौन सा रबर बेस ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा, क्योंकि एनर्जी तो हमने सेम दी, हाइट ऑफ वॉल सेम था, तो एनर्जी गिवन इज सेम, तो कौन सा रबर बेस ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा? कौन सा रबर बेस ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा सॉइल कप में? एनर्जी ट्रांसमिशन कहां हो रही है? टू दी सॉइल कप, सो टू सॉइल कप। तो कौन सा रबर बेस ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा? हार्ड वाला ज्यादा ट्रांसमिट कर देगा, सॉफ्ट वाला कम ट्रांसमिट करेगा। क्लियर है चीज? यहां तक की कहानी में कोई रिपीट करना है? कोई सा पॉइंट, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ? क्लियर है यहां तक की कहानी? चलो मुझे ये बताओ, एट सेम वाटर कंटेंट, सो वाटर कंटेंट कांस्टेंट रखा, सो वाटर कंटेंट कांस्टेंट रखा, number of blows required, number of blows required to flow the soil, to flow the soil by ½ inch। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैंने वाटर कंटेंट सेम रखा, अगर मुझे वाटर कंटेंट सेम रखा, जिन ब्लोस की रिक्वायरमेंट होगी सॉइल को ½ इंच चलाने के लिए, ये हार्ड रबर बेस में ज्यादा निकल के आएंगे या कम निकल के आएंगी? तो हार्ड रबर बेस ज्यादा एनर्जी को ट्रांसमिट कर देता है सॉइल कप के अंदर, तो ½ इंच की दूरी चलाने के लिए मुझे नंबर ऑफ ब्लोस की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी या ज्यादा पड़ेगी?
तो हार्ड रबर बेस ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट कर देता है सॉइल के अंदर, तो सॉइल को हाफ इंच चलने में रिलेटिवली ज्यादा नंबर ऑफ लोस की रिक्वायरमेंट होगी, कम नंबर ऑफ लोस की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर कम नंबर ऑफ लोस की रिक्वायरमेंट होगी, यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ लोस की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? क्लियर है पूरी कहानी? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एट सेम नंबर ऑफ लोस। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब मैंने नंबर ऑफ लोस को कांस्टेंट रखा, नंबर ऑफ लोस को कांस्टेंट रखा, वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू फ्लो द सॉइल, वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू फ्लो द सॉइल बाय हाफ इंच डिस्टेंस। चलिए अब देखो, अब मैंने नंबर ऑफ लोस सेम कर दी है, आई हैव केप्ट द नंबर ऑफ लोस टू बी सेम। अगर नंबर ऑफ लोस में सेम दे रहा हूं दोनों केस के अंदर, नंबर ऑफ लोस में सेम दे रहा हूं दोनों केस के अंदर, तो अब मुझे ये बताओ कि हार्ड रबर बेस में मुझे ज्यादा पानी मिलाना पड़ेगा सॉइल में या कम पानी मिलाना पड़ेगा सॉइल में, ताकि सॉइल आधे इंच की डिस्टेंस चल जाए। मैंने नंबर ऑफ लोस सेम रखे, तो मुझे ये बताओ हार्ड रबर बेस जो ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट करता है, इस केस के अंदर मुझे पानी ज्यादा मिलाना पड़ेगा या कम मिलाना पड़ेगा? इस केस के अंदर मुझे पानी ज्यादा मिलाना पड़ेगा या कम मिलाना पड़ेगा? I have to add more water or I have to add less water? ज्यादा पानी मिलाना पड़ेगा। अरे एनर्जी ज्यादा ट्रांसमिट हो रही है, तो नंबर ऑफ लो सेम रखे, एनर्जी की ट्रांसमिशन ज्यादा है, तो इसका मतलब कम पानी में ही, कम पानी के अंदर ही हमारी सॉइल क्या कर जाएगी। तो भले ही सॉइल की कंसिस्टेंसी बहुत ही स्टिफ है, पर क्योंकि एनर्जी ज्यादा ट्रांसमिट हो रही है, सॉइल क्या कर जाएगी, हाफ इंच का डिस्टेंस मूव कर जाएगी। तो पानी की रिक्वायरमेंट क्या निकल के आएगी, कम निकल के आएगी। यहां पर पानी की रिक्वायरमेंट क्या निकल के आएगी, ज्यादा निकल के आएगी। Here the requirement of the water will come out to be more. क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी किसी के लिए? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस नाउ फॉर एनीवन? क्लियर है? अब जरा मुझे ये बताओ, अगर नंबर ऑफ लोस 25 हो गए, इस वाटर कंटेंट को मैं बोलता क्या हूं? अगर नंबर ऑफ लोस 25 हो गए, इस वाटर कंटेंट को मैं बोलता क्या हूं? अगर नंबर ऑफ लोस 25 हो गए, इस वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं? अगर नंबर ऑफ लोस में 25 कर दूं कांस्टेंट, तो मैं वाटर कंटेंट को क्या बोलता हूं? लिक्विड लिमिट बोलता हूं। तो आपके सॉइल की लिक्विड लिमिट हार्ड रबर बेस में ज्यादा निकल के आएगी, कम निकल के आएगी? ये सवाल पूछेगा आपसे वो। तो आपके सॉइल के सैंपल की लिक्विड लिमिट हार्ड रबर बेस में ज्यादा निकल के आएगी या कम निकल के आएगी? तो हमारे सॉइल सैंपल की लिक्विड लिमिट हार्ड रबर बेस में क्या निकल के आएगी, कम निकल के आएगी, और सॉफ्ट रबर बेस में क्या निकल के आएगी, ज्यादा निकल के आएगी। तो हियर इट विल बी लेस, हियर इट विल बी मोर। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? ये आपका ऑब्जेक्टिव है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव व्हिच इज डायरेक्टली बीइंग आस्क्ड। तो हार्ड रबर बेस के लिए लिक्विड लिमिट क्या निकल के आती है, कम निकल के आती है। सॉफ्ट रबर बेस के लिए लिक्विड लिमिट क्या निकल के आती है, ज्यादा निकल के आती है। क्लियर चीज? हार्ड रबर बेस के लिए फ्लो इंडेक्स ज्यादा आएगा, कम आएगा? हार्ड रबर बेस के लिए फ्लो इंडेक्स ज्यादा आएगी या कम आएगी? ये देखो, ये लिखी हुई फ्लो इंडेक्स, ये रहा। हार्ड रबर बेस के लिए फ्लो इंडेक्स ज्यादा आएगी या कम आएगी? हार्ड रबर बेस के लिए फ्लो इंडेक्स ज्यादा आएगी या कम आएगी? ये देखो ज्यादा आएगी। कुणाल ठाकुर, इतना डिटेल में बता दिया भैया। वाटर कंटेंट आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, नंबर ऑफ लोस की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। नंबर ऑफ लोस आते हैं डिनोमिनेटर के अंदर। ये देखो सब गलत, सबका गलत। गजब गजब आंसर दे रहे हो सारे के सारे। अरे फ्लो इंडेक्स कैसे निकालते हैं, ये देखो सब कम। एक जने ने सही नहीं बताया। फ्लो इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स जब निकालते हैं, वाटर कंटेंट न्यूमरेटर में आता है, नंबर ऑफ फ्लोज डिनोमिनेटर में निकल के आते हैं। तो वाटर कंटेंट को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, ये देखो दूसरे आ गया कांस्टेंट। वाटर कंटेंट कांस्टेंट रखी हुई है, नंबर ऑफ फ्लोज की रिक्वायरमेंट क्या हो गई है,
कम हो गई है, नंबर ऑफ लोस की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, नंबर ऑफ लोस की रिक्वायरमेंट कम ही हो गई है, फ्लो इंडेक्स क्या निकल के आएगी? ज्यादा निकल के आएगी। तो हार्ड रबर बेस के लिए हमारा फ्लो इंडेक्स क्या आएगा? ज्यादा निकल के आएगा। इन कंपैरिजन टू व्हाट? इन कंपैरिजन टू व्हाट? सॉफ्ट रबर बेस। तो ध्यान रखना है आपको ये चीज, सवाल है आपके लिए सारे ये। ऑल दीज आर दी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स व्हिच आर बीइंग आस्क्ड डायरेक्टली। क्लियर है पूरी स्टोरी? तो फ्लो इंडेक्स विल कम आउट टू बी मोर फॉर हार्ड रबर बेस। क्लियर है सारे पॉइंट? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी अब किसी के लिए? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? चलिए पूरी कहानी बताओ। अब मैं एक और मेटल इंक्लूड कर रहा हूं उसके अंदर। तो लेट अस सपोज सॉफ्ट रबर बेस। तो सॉफ्ट रबर बेस, सॉफ्ट रबर बेस को हमने रिप्लेस किया। तो सॉफ्ट रबर बेस को हमने रिप्लेस किया किससे? हार्ड रबर बेस से। हार्ड रबर बेस से। हार्ड रबर बेस को रिप्लेस किया किससे? स्टील से। तो स्टील का बेस है। अब एक और बेस आ गया, स्टील का बेस आ गया। जरा मुझे बताओ लिक्विड लिमिट क्या आएगी? लिक्विड लिमिट, सॉफ्ट रबर बेस की लिक्विड लिमिट क्या आएगी? सॉफ्ट रबर बेस की लिक्विड लिमिट क्या निकल के आएगी? सॉफ्ट रबर बेस के लिए लिक्विड लिमिट क्या निकल के आएगी? सॉफ्ट रबर बेस के लिए लिक्विड क्या निकल के आएगी? मैक्सिमम। इट विल कम आउट टू बी मैक्सिमम। यहां पर क्या आएगी? इंटरमीडिएट। तो यहां पर आ जाएगी इंटरमीडिएट। यहां पर क्या निकल के आएगी? मिनिमम। तो अगर सॉफ्ट को रिप्लेस किया हमने हार्ड रबर बेस से, तो यहां मैक्सिमम वैल्यू आएगी लिक्विड लिमिट की, या इंटरमीडिएट आएगी, या मिनिमम निकल के आ जाएगी। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी किसी के लिए? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? नेक्स्ट फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स की वैल्यू सॉफ्ट रबर बेस के लिए मिनिमम आएगी, यहां पर वैल्यू आएगी इंटरमीडिएट, यहां पर वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? मैक्सिमम निकल के आ जाएगी। हियर द वैल्यू विल कम आउट टू बी मैक्सिमम। यहां पर वैल्यू निकल के आएगी मैक्सिमम। क्लियर है पूरी कहानी? चलो अब अगर इसको मैं ग्राफिकली शो करके दिखाऊं, इफ आई शो दिस ग्राफिकली, तो इफ आई शो दिस ग्राफिकली, अगर मैं इसको ग्राफिकली शो करूं, सो वाटर कंटेंट लॉग ऑफ एन। तो लॉग ऑफ एन, हमारा वाटर कंटेंट है 25, तो नंबर ऑफ लोज ये 25 है। सो लॉग ऑफ 25, इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलती है? वाई एक्सिस पे हमें लिक्विड लिमिट मिलती है। तो अब मैं कर्व बना के दिखा रहा हूं आपको। दीज आर दी कर्व बीइंग ड्रॉन। पहला कर्व, तो पहला कर्व, दूसरा कर्व, दूसरा कर्व ब्लू बचा हुआ है, सो ब्लू कर्व, तीसरा कर्व, तीसरा कर्व। तो जरा मुझे बताओ पहला कर्व किसके लिए है, दूसरा कर्व किसके लिए है, और तीसरा कर्व किसके लिए? रेफर द एंटायर स्टोरी। फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व, थर्ड कर्व। तो ये कर्व मैंने किसके लिए बना रखे हैं? कौन सा हार्ड रबर बेस है, कौन सा सॉफ्ट रबर बेस है, कौन सा स्टील है? तो कौन सा हार्ड रबर बेस है, कौन सा सॉफ्ट रबर बेस है, और कौन सा स्टील है? सो दिस इज लिक्विड लिमिट, दिस इज ऑल्सो लिक्विड लिमिट, दिस इज ऑल्सो लिक्विड लिमिट। कर्व नंबर 1 किसकी है? स्टील की। बहुत बढ़िया अभिषेक तिवारी, गजब आंसर दे रहे हो तुम लोग। कर्व नंबर 1 किसकी है? हाँ बहुत बढ़िया कुशाल दवे, तुम्हारा आंसर तो हमेशा ही ऐसा आता है उल्टा। मतलब पूरी कहानी बता दी उसके बाद भी उल्टा जवाब दिया कर तुम हमेशा। पहली वाली कर्व है हमारी सॉफ्ट रबर बेस के लिए। फ्लो इंडेक्स क्या है इसकी? ये फ्लो इंडेक्स मिनिमम है ना इसकी। इट्स फ्लो इंडेक्स इज मिनिमम। ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, और चेक करो लिक्विड लिमिट क्या है इसकी? मैक्सिमम है। लिक्विड लिमिट सबसे ज्यादा है इसकी और इसका फ्लो इंडेक्स सबसे कम है। तो पहला वाला कर्व किसका है? तो पहला वाला कर्व है सॉफ्ट रबर बेस का। तो पहला वाला कर्व है सॉफ्ट रबर बेस का। दूसरा वाला कर्व है हार्ड रबर बेस का। इसके अंदर हमारी जो फ्लो इंडेक्स है वो भी इंटरमीडिएट है, लिक्विड लिमिट भी इंटरमीडिएट है। तो ये हमारी हार्ड रबर बेस है। तो दिस इज अवर हार्ड रबर बेस। और जो तीसरी वाली कर्व है वो हमारी स्टील की है। तो तीसरी वाली कर्व जो हमारी स्टील की है, स्टील के लिए फ्लो इंडेक्स क्या निकल के आ रही है? स्टील के लिए फ्लो इंडेक्स मैक्सिमम निकल के आ रही है, पर लिक्विड लिमिट क्या निकल के आ रही है?
सबसे कम निकल के आ रही है, तो स्टील की लिक्विड लिमिट सबसे कम निकल के आ जाएगी। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव सवाल है, दीज आर ऑब्जेक्टिव सवाल, कुछ भी उठा के पूछता रहेगा इसके अंदर। इट कैन बी मोल्डेड इन एनी फॉर्म। मोर ओवर कहीं आपको ये सवाल नहीं मिलेंगे, यू विल नेवर फाइंड दिस कंसेप्ट टू बी डिस्कस एनीवेयर। कोई सही पॉइंट रिपीट करना उस पूरी कहानी में, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी। क्लियर है सारे पॉइंट्स? ये स्लोप ही तो फ्लो इंडेक्स है। जब पीछे डिस्कस करता हूं कब तक ध्यान होता है, तब तो बाकी चीजों में ध्यान होता है। फ्लो इंडेक्स क्या होती है, ये लिखा हुआ, उस कर्व की स्लोप ही तो है फ्लो इंडेक्स हमारी। अरे प्रोपोर्शनल नहीं है, स्लोप इज इक्वल टू फ्लो इंडेक्स। वो देखो बोल रहा है सर स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू फ्लो इंडेक्स। स्लोप प्रोपोर्शनल नहीं है फ्लो इंडेक्स के, स्लोप ही तो हमारी फ्लो इंडेक्स है। मतलब जब थ्योरी बता रहा होता तब सो रहे होते हो क्या? स्लोप प्रोपोर्शनल नहीं है फ्लो इंडेक्स के, स्लोप ही फ्लो इंडेक्स है। तो ये θ1 θ2 θ3 तो फ्लो इंडेक्स है हमारे। क्लियर है पूरी कहानी? चलिए बाकी का अब कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। तो बाकी की कहानी आगे देखते हैं। कल आपकी क्लास 9 बजे से, लिंक मैं शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप पे। टुमारो योर क्लास इज फ्रॉम 9 o'clock और कल क्लास आपकी 2 घंटे की है। तो टुमारो दी क्लास इज फ्रॉम 9 to 11 AM। तो कल आपकी 9 से 11 सॉइल की क्लास है, रात को 7 से लेके 8 बजे तक आपके बीएमसी की क्लास है, और उसके बाद कल के लिए, क्योंकि 1 घंटे का बचा था हमारा बीएमसी का, ओसीएफ स्टार्ट नहीं कर रहा कल मैं, 1 घंटे के लिए जो मेंस का पेपर है आपका उसकी एनालिसिस कर दूंगा। तो कल आपकी 9 से 11 सॉइल की क्लास है, 9 to 11 AM सुबह, 7 से लेके 8 बजे तक आपके बीएमसी की क्लास है। कल बीएमसी खत्म हो जाएगी आपकी, टुमारो बीएमसी विल बी फिनिश्ड। 8:30 से लेके 9:30 में मेंस के पेपर की एनालिसिस करूंगा, आई डू द एनालिसिस ऑफ द मेंस पेपर। और परसों से आपकी 2 घंटे की बीएमसी, परसों से आपके 2 घंटे की ओसीएफ स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 घंटे आपकी सॉइल चलेगी सुबह, 2 घंटे शाम आपकी ओसीएफ चलेगी। क्लियर है चीज? चलिए वी आर डन विद टुडेस क्लास, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो, बाकी कल करते हैं।